हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियोस ला रहे हैं, जिसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करे हैं। तो अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले 2 और वीडियोस बन चुकी हैं, जिनके अंदर जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बनी थी और सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो बेसिक से अकाउंटिंग के उनके ऊपर, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट वगैरह के ऊपर। आज की वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, so stay tuned with us. अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रिटन रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग का जो काम है वो परफॉर्म किया जाता है। अब ये तो है नहीं ना कि जिस किसी का मन करे कोई सा भी रूल बना करके डाल दे। हमारे यहाँ जो अथॉरिटी है वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वही फ्रेम करती है, उसकी जो अपनी कमेटी है CAs की, चार्टेड अकाउंटेंट्स की। वो मार्केट में जब कभी कोई फ्रॉड होता है तो उसके बेसिस पर अगर कोई नए टाइप का फ्रॉड है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया और उसके ऊपर कोई AS बना हुआ नहीं है जिससे उसे रोका जा सके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास ऑर्डर आता है कि आप इसके लिए कुछ ऐसे लॉ बनाओ या ऐसा AS बनाओ जिसकी वजह से जिसके बाद जिसको परफॉर्म करने के बाद इस टाइप की मिस्टेक या इस टाइप का फ्रॉड दोबारा ना किया जा सके। तो ICAI की जो कमेटी है वो पहले उसे बनाती है, उसको डिज़ाइन करती है। उसको डिज़ाइन करने के बाद जो हमारे सीनियर्स हैं, जो पार्लियामेंट में पहुंचता है, ये वहाँ पे जाकर के अगर ये पास होता है तो ये अभी तक टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा चुके हैं और आगे भी जब जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते रहेंगे। यहाँ तक तो थी अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं, ब्रांचेस कितनी हैं, अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अकाउंटिंग के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स की जिनका यूज़ रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते रहेंगे। तो ये वीडियो वैसे उन लोगों के लिए नहीं है जो 11th से करते आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन में आकर के सीधे अकाउंट्स जिनके पास आई है। तो यार उन लोगों को अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो टर्म्स अभी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास जब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग सीधे बैलेंस शीट, PL ये सब बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले पता तो होना चाहिए ना कि टर्म्स जो हम यूज़ करने वाले हैं उनका मतलब क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अब अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है? अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब उन चीज़ों से है जिनके नाम मैं बार बार लेता रहूँगा। टेक्निकल टर्म्स है कुछ जो नॉर्मल लाइफ में तो हमें कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन अकाउंट्स के लिए ये रोज़ की चीज़ है। पहली चीज़ है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो यार, बिजनेस के अंदर ना रेगुलर बेसिस पे हम कुछ लेन देन करते रहते हैं। मैंने सामान बेचा, पैसे आए, ट्रांजैक्शन है। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, ट्रांजैक्शन है। तो रेगुलर बेसिस पे जो होने वाली चीज़ें जितनी भी है ना, सारी क्या है मेरे लिए? ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्या है? वाउचर। वाउचर क्या होता है? यार देखो, अकाउंटिंग में जब कभी हम लोग, अच्छा सपोज करो मैं कहता हूँ यार मेरा ना 50,000 का खर्चा हुआ है सर और 40,000 की इनकम हुई है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा खाली मेरे मुंह से कहने से? नहीं ना। तो अकाउंटिंग भी ऐसे काम नहीं करती। अकाउंटिंग भी किन के बेसिस पे काम करती है? अकाउंटिंग काम करती है अपने पास जो एविडेंस होते हैं उनके बेसिस पे। अब यहाँ पे एविडेंस क्या आएगा? अब सपोज करो मैंने कुछ परचेज किया तो परचेज के लिए वहाँ पे परचेज का बिल होगा। मैंने कुछ सेल करा तो सेल का बिल होगा। जहाँ कहीं भी मैंने कुछ भी सेल, परचेज, कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करी है वहाँ पे कुछ ना कुछ पेपर होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वाउचर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास चीज़ आती है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये एसेट होते क्या है इसकी बात करते हैं। एसेट वो चीज़ें हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का हक है। एसेट वो सारी चीज़ें हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का हक है, और मोस्टली कहूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करती है। अब अगर मैं बात करूँ कि एसेट होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं, तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि हमें उसे देखने के नज़रिए के बेसिस पे है।
हैं। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहले तो वो अगर टाइम पीरियड के बेसिस पे देखना चाह रहा हूँ या वो जो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे देखना चाह रहा हूँ। अगर मैं टाइम पीरियड के बेसिस पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे दो किस्म के असेट्स होते हैं, एक करंट असेट और एक फिक्स असेट। करंट असेट क्या होता है भाई? करंट असेट वो असेट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्वायर करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है या तो इसे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जल्दी से जल्दी बेचा जाए और रेवेन्यू अर्न करा जाए या इसको कंज्यूम करा जाए। जैसे सपोज करो मैं रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल खरीद करके मेरी क्या सोच होगी? इसे संभाल के रखूं? नहीं ना, मेरी सोच क्या होगी? इसे जल्दी से खरीदा है, फटाफट से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूं और रीसेल कर दूं। तो ये क्या है मेरे लिए? करंट असेट। या वहीं पे अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैं लेकर के आता हूँ पेट्रोल, लेकर के आता हूँ, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पेट्रोल लेकर के आता हूँ। अब पेट्रोल लेकर के आओ तो क्या सोच के संभाल के रखूंगा? नहीं ना, इसे कंज्यूम करना है ना, इसे गाड़ी में डालो और फटाफट चलाओ, जल्दी से जल्दी खत्म होगा, यानी कि हमारा काम बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा काम चाहते हैं। मतलब हमारी इंटेंशन इन एसेट को संभाल के रखने की नहीं होती, हमारी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी इसको कंज्यूम कर लेने की या सेल कर देने की, रीसेल कर देने की। तो ये क्या है? करंट असेट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको एक साल यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारी कोशिश होती है इसको निकाला जा सके। नेक्स्ट असेट कौन सा होता है हमारे पास? फिक्स असेट। फिक्स असेट क्या है? फिक्स असेट्स वो असेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए रखे जाते हैं। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में इनका बेनिफिट कंज्यूम करा जा रहा होता है। जैसे सपोज करो मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग इसलिए तो परचेज नहीं करी ना कि एक साल के अंदर उसे तोड़ दूंगा, नहीं ना, किस लिए करी है? कि इस साल भी काम करेंगे, अगले साल भी काम करेंगे और फिक्स असेट है ये, लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो वो असेट्स क्या कहलाते हैं? फिक्स असेट, जिनको एक्वायर करने के पीछे हमारी इंटेंशन ये हो कि इसे मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक मुझे कंज्यूम करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। या देखो अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करता हूँ, एग्जिस्टेंस के बेसिस पे दो टाइप के एसेट होते हैं हमारे पास। पहला होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या है? या जिस चीज को मैं छू सकता हूं वो क्या है? टेंजिबल एसेट। सपोज ये पेन है, इस पेन को मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट। जिस किसी एसेट को मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, वो क्या है मेरे लिए? टेंजिबल एसेट। लेकिन वहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम छू और देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे गुडविल। यार कुछ भी होता है, हम लोग मार्केट के अंदर कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर भी एक जवाब आता है एयरटेल की सिम हाँ अच्छी, क्यों? मार्केट के अंदर उसकी गुडविल अच्छी है, भले ही वो अच्छी हो ना हो, मैं एयरटेल का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर मार्केट के अंदर अगर सिमों की बात करी जाए तो सबसे अच्छा नेटवर्क के लिए अगर नाम आएगा तो गुडविल सबसे अच्छी मानी जाती है एयरटेल की। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग समोसे खाते हैं, एक नॉर्मल शॉप पे जो समोसा मिलता है वो 8-10 रुपए के आसपास मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी बड़ी शॉप पे जाकर खाते हैं जैसे बीकानेर या राजस्थान वगैरह स्वीट्स पे जाकर खा रहे होते हैं तो वहाँ पे उस एक समोसे की कीमत करीब 20 रुपये होती है। नॉर्मल छोले भटूरे वाला हमारा ये 25 से 30 रुपये प्लेट में समोसे बेच रहा होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप लक्ष्मी नगर जाते हो गणेश के समोसे खाने, सॉरी गणेश के छोले भटूरे खाने, तो वहाँ पे अप्रॉक्स इसकी कीमत आसपास 60 रुपये के आसपास है। तो क्या है ये? सामान एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, सामान जो है वो एक जैसा ही होता है, बस अंतर किस चीज का? गुडविल का, एक नाम का, एक फेम का। तो उस फेम की वजह से ये जो प्राइस का डिफरेंस था यहाँ पे 30 रुपए के, वहाँ पे 60 रुपए के, ये 30 रुपए का गैप था ना, ये उसने अपने गुडविल के चार्ज किए थे। तो दिख तो नहीं रहा लेकिन मैं उस गुडविल को महसूस कर सकता हूँ, मैं उस गुडविल को महसूस कर सकता हूँ। तो वो क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट, छू और देख नहीं सकता, बस फील करा जा सकता है। वैसे अगर हम लोग इसको कैरेक्टराइज करना चाहें तो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट भी फिक्स असेट के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहूँ, जनरल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो दायित्व। कुछ जगहों पे हमारे दायित्व होते हैं, जैसे सपोज करो मैं महीने भर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हूँ गवर्नमेंट की, तो महीने के एंड में जब बिल आया तो उसकी पेमेंट करना क्या है? मेरा दायित्व। मैंने अगर किसी से उधार लिया था तो उसकी पेमेंट करना क्या है? मेरा दायित्व, यानी कि लायबिलिटी। अभी जो लायबिलिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी, और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो होती है, दोबारा से वही फंड है यहाँ पे भी, करंट लायबिलिटी जो है इसकी पेमेंट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर करनी होती है, और जो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट एक अकाउंटिंग ईयर के बाद। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या
करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंने किसी क्रेडिटर से उधार पे सामान लिया तो उसने मुझे टाइम पीरियड दिया होगा 3 महीने 4 महीने के अंदर पेमेंट करने का। तो ये जो 3-4 महीने के अंदर पेमेंट करनी है वो 1 साल की कम हुई ना, तो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, इनकी ये क्या हुआ हमारे लिए लो करंट अकाउंट, सॉरी करंट लायबिलिटी। अब वहीं पे अगर मैं कहता हूं कि मैंने ना होम लोन ले रखा है, होम लोन मेरा 20 साल का होता है जनरली, तो 20 साल तक मैं उसकी थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट करता रहूंगा। तो ये थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट कर रहा हूँ, लंबे टाइम तक कर रहा हूँ, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मैं कर रहा हूँ ना, तो ये क्या होगी हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कैपिटल। अभी कैपिटल क्या होता है, या देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर का मतलब बिजनेस का मालिक, उसने कुछ पैसे तो लगाए होंगे ना, तो वो जो पैसे प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए लगा रहा होता है, बिजनेस चलाने के लिए बीच बीच में भी इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है कैपिटल। नेक्स्ट क्या है ड्रॉइंग। अब जो क्या होता है ना, कई बार बिजनेस चलाते चलाते जो बिजनेस का ओनर है उसे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो जब कभी वो अपनी जरूरत के लिए बीच में बिजनेस में जो उसने कैपिटल डाला था उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ करता है उसे क्या कहते हैं ड्रॉइंग। अब सपोज करो कि कल को मान लो कि मिस्टर राम है, राम ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख से, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, 1 साल बाद उसे अचानक से अपने पर्सनल काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो 5 लाख क्या हो गया हमारे लिए कैपिटल, और जो 1 लाख था वो क्या हो गया हमारे लिए ड्रॉइंग। नेक्स्ट है परचेज। देखिए परचेज का मतलब कभी भी प्लांट एंड मशीनरी की परचेज से नहीं है। अगर आपको सिंपल परचेज वर्ड दे रखा है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आपने रॉ मटेरियल की परचेज करी है या उन चीज़ों की परचेज करी है जो रेगुलर बिजनेस में आने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं कोई किराने की दुकान चला रहा हूँ तो मेरे यहाँ जो स्टॉक का सामान है उसकी परचेज की बात हो रही है, इसका मतलब कोई फिक्स असेट खरीदने से बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या है स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब है, स्टॉक का मतलब है जो सामान हम लोग ट्रेड के लिए अपने पास परचेज करके रखते हैं ताकि उससे ट्रेड कर सकें। जैसे मैंने बताया अभी किराने की दुकान है तो किराने की दुकान में ढेर सारा माल रखा रहता है, किस लिए रखा होता है कि टाइम टू टाइम बेचते रहेंगे, तो वो क्या हमारे पास स्टॉक। नेक्स्ट क्या है सेल। सेल का मतलब भी आपको अच्छे से मालूम है, सेल का मतलब क्या होता है जो हमने अपने पास स्टॉक रखा होता है उसके आइटम की जो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा माल बिक रहा होता है उसको क्या कहते हैं हम सेल्स। नेक्स्ट क्या है डेटर। अब देखो सपोज करो मैंने आपको कुछ सामान उधार दिया, ठीक है, मैंने आपको कुछ सामान उधार दिया, आपने कहा कि मैं 1 महीने बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो आज से 1 महीने तक जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं कर दे तब तक आप मेरे लिए क्या हो गए डेटर, तब तक आप मेरे लिए क्या हो गए डेटर। क्योंकि जब कभी ये समझ लो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जब जब मैं आपकी शक्ल देखूंगा मुझे याद आएगा आप मुझे कुछ दोगे, मुझे पेमेंट करोगे तो मेरे लिए आप क्या हो गए डेटर। अच्छा आप जब जब मुझे देखोगे तो आपको क्या याद आएगा कि मेरी पेमेंट करनी है, अगर मेरी पेमेंट करनी है तो मैं आपके लिए क्या हो गया क्रेडिटर, ठीक है, जो पैसे देगा वो डेटर और जिससे पैसे जो पैसे मांगेगा वो क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या हमारे पास रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होते हैं या ट्रेड रिसीवेबल भी इन्हीं को कहते हैं। देखो क्या होता है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मिलने वाली होती है और कुछ चीज़ें होती है जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है। तो ये रिसीवेबल वर्ड 2 वर्ड को मिला के बना है रिसीव और एबल। रिसीव का मतलब होता है मिलने वाला और एबल का मतलब होता है योग्य। तो ट्रेड में वो चीज़ें जो हमें मिलने वाली हैं वो क्या है ट्रेड रिसीवेबल। डेटर भी अगर मैं बोलूँ तो ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट होता है, या अगर मैं बोलूँ तो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अगर आप लोगों को मालूम होगा तो बेटर है, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जब कभी उधार में ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना तो वहाँ पे लिखा जा रहा होता है कि मैं समथिंग अमाउंट इतनी तारीख में पेमेंट करूँगा इसे, तो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ना जब जब उसे भी देखा जाएगा याद आएगा ना यार इससे पैसा मिलना है, तो वो क्या है ट्रेड रिसीवेबल। सेम चीज़ ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का क्या मतलब है बिजनेस में जिनकी पेमेंट करनी है, ठीक है ना, तो पेमेंट करनी है तो क्या आएगा अब इसके अंदर किसकी पेमेंट करनी होती है, जनरली हम लोग क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं, तो वो भी कौन है हमारे लिए ट्रेड पेएबल में आएगा। नेक्स्ट चीज क्या आ सकती है हमारे पास, जैसे बिल्स रिसीवेबल था वैसे ही बिल्स पेएबल होता है। जो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है 2 कॉपियां बनती है, एक तो वेंडर के लिए बनती है और दूसरा जो कंज्यूमर होता है जिसने परचेस करा होता है सामान उसके लिए होता है। तो वेंडर के पास जो होता है वो तो बिल्स रिसीवेबल है और सामने वाला जब कस्टमर जो अपने उस बिल को देखे तो उसे क्या याद आएगा मुझे पेमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बिल्स पेएबल।
आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम। इनकम का क्या मतलब है यार, देखो बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे सेल परचेज होती रहती है, काम होता रहता है, तो थोड़ा बहुत पैसा हमेशा आता रहता है। जैसे किराने की दुकान है तो रेगुलर बेसिस पे वो दिन भर प्रोडक्ट बेचता रहता है, तो जो पैसा आता रहता है उसके पास वो क्या है, उसकी इनकम रेगुलर नेचर की होती है। ये एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर का मतलब है वो टोटल खर्चा जो हमने करा है। जैसे मान लो मैं ये मार्कर खरीद के लाया 30 रुपये का, तो ये क्या है मेरे लिए 30 रुपये एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस क्या है, अब सपोज करो मैंने ये मार्कर जो है ना ये 50 दिन चलता है, ठीक है, 50 दिन में से 25 दिन हो चुके हैं, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 25 दिन का बेनिफिट मैंने कंज्यूम कर लिया है। तो एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो मैं कंज्यूम कर चुका हूँ वो क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अब 25 दिन के बाद ना मैं कहीं चला गया, 25 दिन के बाद मैं कहीं चला गया, तो अगले 25 दिन बाद वापस आया फिर मैं, तो 25 दिन ये एज इट इज रखा रह गया ना, तो इसको चलना तो सिर्फ 50 दिन था, 25 दिन का बेनिफिट मैंने कंज्यूम कर लिया, यानी कि 25 दिन का वेस्ट हो गया ना, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, लॉस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ गेन की, तो गेन क्या होता है, तो यार गेन और इनकम दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकम रेगुलर नेचर की होती है और जो गेन होता है ना वो सडनली होता है। जैसे सपोज करो मेरा काम पढ़ाने का है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, सपोज अचानक से कोई ऐसा बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है सर मुझे ये बुक चाहिए, मैं कहता हूँ मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे पास अपने काम के लिए, बच्चों को जरूरत पड़ती है उनके रखी हुई मैंने, नहीं सर मुझे चाहिए, नहीं चाहिए मैं नहीं दे रहा। सामने वाला कहता है सर आप मुझसे इसकी कीमत ले लो, मुझे बेचना ही नहीं है। कहता है सर ये 100 रुपये की किताब है, मेरे से 5,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो मेरे से, लेकिन मुझे दे दो। क्या मैं दे दूंगा? अगर मैं दे देता हूँ 1%, अगर मैं दे देता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, क्या ऐसे ऑफर रोज रोज आते हैं मेरे पास? नहीं ना। अचानक से सडन इनकम है नहीं मेरी, अचानक से बहुत बड़ी फॉर्म में हो गई, तो ये क्या है मेरे लिए, गेन। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लॉस। लॉस तो अच्छे से मालूम है कि अगर मैं 500 रुपए की चीज को 300 रुपए की बेचना, 200 क्या हो गया, लॉस। प्रॉफिट भी मालूम है आपको, प्रॉफिट का क्या मतलब है, 100 रुपए की चीज को 150 का बेच दिया, 50 रुपए क्या हो गया,